ऑस्ट्रेलिया के इस वाटरफॉल में दो लड़कियों के साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ था जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1986 में 35 मिलियन अमेरिकन एक नई मूवी देखने जाते हैं जिसका नाम था क्रोकोडाइल डांडी। ये एक कॉमेडी होती है जिसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और केपेबल ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल हंटर न्यूयॉर्क सिटी जाता है। अब ये जो 35 मिलियन लोग थे जिन्होंने ये मूवी देखी थी, इनमें से एक 24 साल की मॉडल होती है जो वर्जीनिया से थी। उसका नाम था जिंजर मेडोज। ये मूवी देखने के बाद उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि वो खुद ऑस्ट्रेलिया में जाए और उसको देखे, क्योंकि मूवी में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा था उसको। तो इसके कुछ ही महीने बाद मार्च 1987 को जिंजर अकेले ही प्लेन में बैठती है और पर्थ पहुंच जाती है, जो बड़ा मेजर सिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। उसका प्लान ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया में उतरेगी, थोड़ी बहुत ऑड जॉब्स करके पैसा कमाएगी और फिर उस कैश की मदद से ये इस कंट्री को एक्सप्लोर करेगी। और जब वो ये चीजें करके बोर हो जाएगी तो वो वापस अमेरिका चली जाएगी। वो पर्थ में लैंड होती है तो फौरन ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पैसे कमाने की। इस सिटी में बहुत ही बड़ा सेलिंग कंपटीशन होने वाला था इसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में ये लैंड हुई थी। उसको किनारे पे ये काफी सारी लग्जरी यॉट्स दिखाई देती हैं जो एंकर हुई हुई थी। अब जिंजर सोचती है इन बड़ी बड़ी शिप्स में क्रू भी होगा जो फुल टाइम काम करता होगा, क्या पता इनमें से किसी एक बोट को काम करने के लिए बंदा चाहिए हो। तो जिंजर जो बड़ी फ्रेंडली और एक्सट्रोवर्ट थी, वो सीधा इनमें से एक डॉग के पास जाती है और वो पहली यॉट के आगे आकर खड़ी हो जाती है। ये बहुत ही बड़ी लग्जरियस 100 फीट यार्ड थी। वो इस शिप में जाकर इसके कैप्टन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है, क्या मैं आप लोगों के साथ अगले स्टॉप तक जा सकती हूँ? इसके बदले में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर काम करूंगी। इससे पहले कैप्टन भी एक नया क्रू मेंबर ढूंढ रहा था जो इनके शेफ को असिस्ट करे। तो कैप्टन कहता है, चलो ठीक है, तुम खाना बना लोगी? तो जिंजर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तो जबरदस्त खाना बनाती हूँ। कैप्टन कहता है, सही है, तुम्हें जॉब मिल गया, आ जाओ और तुम हमारे शेफ की असिस्टेंट हो। तो जिंजर शिप पे चढ़ती है और बाकी के 5 क्रू मेंबर से भी मिलती है, जिसमें वो शेफ भी होता है जिसके साथ इसने काम करना था। शेफ का नाम जेम्स होता है और ये दोनों बड़े क्लोज हो जाते हैं। जिंजर के इस बोट पे आने से सिर्फ थोड़ी देर बाद ही कैप्टन शिप को स्टार्ट करते हैं और समंदर के लिए निकल पड़ते हैं। इनका नेक्स्ट स्टॉप था न्यू गिनी और इनको वहां तक पहुंचने में 14 दिन लगने थे। समंदर में एक हफ्ते के बाद कैप्टन ये रियलाइज करते हैं कि उनके पास तो फ्रेश वाटर की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। तो कैप्टन डिसाइड करता है कि हम रूट को चेंज करके ईस्ट की तरफ टर्न करके इनलैंड की तरफ चलते हैं इस रिवर सिस्टम के साथ, जो हमें आगे फ्रेश वाटर पूल पे ले जाएगा। और उसको ये भी याद होता है कि इस पूल के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसका पानी इसके अंदर ही गिरता है। तो वो सोचता है हम इस वाटरफॉल के नीचे जाएंगे, अपने पानी के जग भरेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे, काम फिट हो जाएगा हमारा। तो 29 मार्च की सुबह को कैप्टन अपनी यॉट को समंदर में ही एंकर करता है इस रिवर सिस्टम के बिल्कुल साथ ही, और फिर वो इस यॉट की डिंगी को नीचे पानी में उतारता है। ये छोटी और बड़ी एफिशिएंट बोट होती है। जैसे ही वो पानी में उतरती है तो ये जेन, जिंजर और बाकी क्रू मेंबर उसमें बैठते हैं। अपने साथ वो सारे पानी के खाली जग उठाते हैं और वो इस रिवर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। इस रिवर में काफी देर सफर करने के बाद फाइनली वो इस फ्रेश वाटर पूल में पहुंचते हैं और इनके सामने ये बड़ा ही अमेजिंग वाटरफॉल होता है। हर कोई हैरान होता है इस खूबसूरत से वाटरफॉल को देखकर। तो कैप्टन इस डिंगी को वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे करता है। तो एक एक करके वो अपने पानी के जग को वाटरफॉल के नीचे करते हैं और उसको भर लेते हैं। ये सब करके वो लोग यहाँ से मुड़कर वापस अपनी यॉट पर जाने ही वाले थे। तो कैप्टन सोचते हैं हम लोग 7 दिन से तो पानी के अंदर हैं और समंदर में रह रहकर तो अक गए हैं, क्यों ना हम इस एरिया में थोड़ा बहुत और टाइम गुजारें, बल्कि इस वाटरफॉल से हाइक करते हुए ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पर व्यू एंजॉय करेंगे, सीनरी देखेंगे और इसके बाद जाकर अपना समुद्री सफर वापस कंटिन्यू करेंगे। तो कैप्टन अपने क्रू से पूछता, तुम लोगों ने चलना है मेरे साथ ऊपर इस वाटरफॉल के टॉप पर? हर कोई एग्री हो जाता है ये अच्छा आइडिया है, सिवाय जेन के। जेन कहती है, मैं नहीं जा रही इस वाटरफॉल से हाइक करके ऊपर, मैं बस इस डिंगी में ही रुकती हूँ और तुम लोगों का इंतजार करूंगी। अब ये पुल तीनों तरफ से ही क्लिफ से कवर था और डिंगी को खड़ा करने के लिए कोई फ्लैट सरफेस नहीं थी यहाँ पे। बेसिकली पानी के एंड पे ही क्लिफ शुरू हो जाती थी और इस पुल का भी छोटा सा रास्ता था जो रिवर में खुलता था जाके। तो कैप्टन डिंगी को इस वाटरफॉल के सामने वाली क्लिफ की बॉटम पे लाकर खड़ा कर देता है। तो वो, जिंजर और बाकी क्रू मेंबर इस डिंगी से उतरकर क्लिफ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लिटरली बड़ी मुश्किल से इस वाटरफॉल की टॉप पर चढ़कर जा रहे थे। अब हर कोई ऊपर आराम से जा रहा था सिवाय जिंजर के।
वो बार बार इन पत्थरों से फिसल रही थी। ये एरिया भी बड़ा स्टीप था और ये चीज खतरनाक भी थी। तो वो एक पॉइंट पर कहती है दफा करो, मैं भी नहीं जा रही, और वो उतरकर वापस इस डिंगी में बैठ जाती है। कैप्टन और बाकी क्रू जो थे वो अपना ऊपर की तरफ सफर कंटिन्यू रखते हैं। अब जेन और जिंजर इस डिंगी में बैठे थे और वो ऊपर देख रहे थे बाकी क्रू मेंबर्स को कि वो ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। तो इन दोनों को फील होने लग जाता है कि शायद हम इस फन को मिस कर रहे हैं। वो कहती हैं चलो हम भी कोई दूसरा रास्ता देखते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो वो इस पूरे पूल के क्लिफ एरिया को स्कैन करना शुरू कर देते हैं कि कोई अच्छी जगह है चढ़ने के लिए ऊपर। तो पूल की दूसरी तरफ उनको एक क्लिफ दिखाई देती है जो ज्यादा स्टीप नहीं थी। उनको लगा हम यहाँ से चढ़कर ऊपर आराम से चले जाएंगे। तो वो दोनों लड़कियां इस मट्टी वाले पानी में ही कूद जाती हैं और वो इस पूल से होते हुए उस क्लिफ की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। और जब वो पानी में थोड़ा सा आगे जाती हैं तो जेन एकदम से रुक जाती है। जिंजर नोट करती है ये रुक गया, तो वो मुड़कर देखती है क्या माजरा है। तो जेन कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आओ वापस डिंगी में चलते हैं और छोड़ दो, हम ऊपर नहीं जाते। जिंजर कहती है कोई बात नहीं यार, इतना आगे तो आ गए हैं, बस थोड़ा सा ही तो रह गया, चलते हैं। ऊपर से इस वाटरफॉल का व्यू बड़ा जबरदस्त होगा। तो जेन थोड़ा सा हेजिटेट करती है, कहती है अच्छा चलो ठीक है चलो। और फिर वो दोनों अपनी स्विम को कंटिन्यू रखते हैं। तो उनको एकदम से कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो अब वाटरफॉल की टॉप पर खड़ा था। वो इनको चीख कर कह रहा था पानी से फौरन बाहर निकलो। और वो नोटिस करते हैं कैप्टन उनसे थोड़ा सा दूर पूल के अंदर ही इशारा कर रहा था। तो वो ऊपर उसकी उंगली की तरफ देखते हैं और उससे सीधा नीचे की तरफ मुड़कर पानी की तरफ देखते हैं जिधर वो इशारा कर रहा था। और उनको दिखाई देता है पानी की बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ तेजी से आ रही है। ये एक 12 फुट लंबा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था जिसने उनको नोट कर लिया था और वो अब इनकी तरफ तेजी से आ रहा था। जेन और जिंजर को पता था वो डिंगी बहुत ज्यादा दूर है इनसे, उस तक पहुंचने से पहले ये मगरमच्छ इनको पकड़ लेगा। तो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि वो यहाँ से मुड़ें और सबसे करीबी क्लिफ फेस के ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि पानी से बाहर निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, हर तरफ बस क्लिफ्स थी। तो वो स्विम करके इस क्लिफ फेस के पास पहुंचते हैं जो बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे था। पानी उनके ऊपर गिर रहा था। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी पानी से बाहर निकलने की, लेकिन यहाँ पर पकड़ने की कोई जगह ही नहीं थी, हर चीज स्लिपरी थी। लेकिन यहाँ पर एक पत्थर वाला किनारा था जो पानी के अंदर ही था। ये लोग इसके ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन इसके ऊपर चढ़ने के बावजूद भी वो अभी भी पानी के आधा अंदर थे। ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद जब उनको पता चलता यहाँ से कहीं नहीं जाया जा सकता, तो वो पीछे मुड़कर अपने सामने पानी की तरफ देखते हैं। तो इनको अपने बिल्कुल सामने वो मगरमच्छ दिखाई देता है जो इनका पीछा करके आ गया था। इस वाटरफॉल से जहाँ पानी गिर रहा था वहां पर मगरमच्छ आके रुक जाता है और वो अपना मुंह खोलकर इनकी तरफ घूर रहा था। दोनों लड़कियां भी इसकी तरफ देखती हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है। कैप्टन और क्रू मेंबर ऊपर से देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वो फौरन तेजी से नीचे आने की कोशिश करते हैं इन दोनों को बचाने के लिए, लेकिन उनको कम से कम कुछ मिनट चाहिए थे उस डिंगी के पास पहुंचने के लिए। जेन और जिंजर को भी इसका पता था कि उनको टाइम लगेगा यहाँ पर आते हुए, तो वो दोनों चीखें मारती हैं इस मगरमच्छ को दूर भगाने के लिए, और ये चीज काम भी कर जाती है। कुछ देर के बाद मगरमच्छ अपना मुंह बंद करता है और पानी के नीचे गायब हो जाता है। लेकिन अब मसला ये था कि अब उनको ये नहीं पता था कि वो किधर है। पानी के ऊपर हो तो पता चल जाता है वो वहाँ पे है, लेकिन अब दिख नहीं रहा तो वो कहीं से भी आ सकता था। इसी वजह से जिंजर बिल्कुल ही पैनिक हो जाती है। वो जेन से अपना हाथ छुड़ाती है और राइट साइड पे कूद जाती है पानी में। वो इस क्रोकोडाइल से दूर स्विम करके इस बोट की तरफ जाना शुरू कर देती है। पानी में सिर्फ वो 2 दफा हाथ मारती है तो वो क्रोकोडाइल एकदम से पानी से बाहर निकलता है, उसको पेट से पकड़ता है और फिर फौरन नीचे ले जाता है। जेन अपने सामने ये होता हुआ देख रही थी, उसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या किया जाए। उधर क्रू अभी भी बोट के पास नहीं पहुंचा था और अब ये अकेली यहाँ पर खड़ी थी। तो वो उस एरिया को देखना शुरू कर देती है जिधर से वो क्रोकोडाइल जिंजर को नीचे लेकर गया था पानी में। इसके कुछ सेकंड बाद मगरमच्छ दोबारा से अपना सर पानी से बाहर निकालता है और जेन की तरफ देख रहा होता है और उसके जॉज में जिंजर होती है। जिंजर के हाथ ऊपर की तरफ होते हैं सर से, जैसे वो मदद मांग रही है। उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। वो जेन की तरफ देखती है, जेन उसकी तरफ देखती है, लेकिन जेन इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर वो देखती है वो मगरमच्छ दोबारा से जिंजर को पानी के नीचे ले जाता है, लेकिन इस बार वो पानी से बाहर नहीं आती। इसके थोड़ी देर बाद जेन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। क्रू नीचे डिंगी के पास पहुंच जाता है। वो बोट को जेन के पास ले जाते हैं, उसको बोट में बिठाते हैं और उसको इस खौफनाक सिचुएशन से बचा लेते हैं। इसके 2 दिन बाद जिंजर के जितने भी रिमेन्स बचे हुए होते हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है।
पता ये चलता है कि इस शिप के कैप्टन को पता था कि इस एरिया में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हैं और उसने अपने क्रू जिंजर और जेन को मिलाकर सबको बताया था कि इस एरिया में मगरमच्छ हैं, जरा ध्यान से और किसी भी कीमत पर पानी के अंदर नहीं जाना। और जाहिर सी बात है उसकी ये वार्निंग यहाँ पर इन्होंने नहीं सुनी। एक और बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो इस काले रिवर में हुआ था। वो भी बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर इस काले रिवर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।